इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी में। देश की राजधानी के दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश में अहम भूमिका निभाने वाले फौजी, मैं उन फौजी की बात कर रहा हूँ जो सरहदों पर जो आतंकी हैं और दुश्मन हैं उनसे लोहा लेते हैं। आज वो अपने हक और अधिकारों के लिए देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनके आंदोलन को 66वां दिन हो गया, लेकिन सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच हमारे साथ कुछ राजस्थान से आए हुए पूर्व सैनिक, आइए बात करते हैं उनसे, क्यों आखिर सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, मांगे नहीं मान रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कैप्टन राम सिंह है। कहाँ से आए? और जिला करौली से हैं। हमारी जिला संघर्ष समिति है, उसके सब हम सदस्य हैं। सरकार से प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? हमारी सरकार से प्रमुख मांग जो कि सबको विदित है और हम बताना चाहते हैं, जो OROP 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियाँ हुई है जवानों के साथ और JCOs के साथ में, जो भेदभाव किया गया है, जो उनका हक उनको मिलना चाहिए था, उस हक की हमारी लड़ाई है। और उसमें जो बजट इन्होंने भारत सरकार ने दिया है, अलॉट किया है, 3% लोगों को 93% बजट दे दिया गया और 97% लोगों को 7% बजट दिया गया। 3% लोग कौन है और 97% लोग कौन है? 97% लोगों में जवान और JCOs ऑनरेरी रैंक तक काउंटेड हैं। इसके अलावा जो अधिकारी वर्ग है, जो लेफ्टिनेंट से शुरू होता है और ब्रिगेडियर की रैंक तक जाता है, जनरल उसमें शामिल नहीं है, ब्रिगेडियर की रैंक तक जाता है, वो उनको 93% उसका बेनिफिट दे दिया गया। 3% की बात करें तो वो अधिकारी लोग हैं। हाँ, 3% अधिकारी हैं और बाकी जवान और JCO 97% है हमारी फौज के। तो ये अधिकारी और जवानों के बीच की लड़ाई है? नहीं, ये लड़ाई जवान और JCO के बीच के, अधिकारियों का किसी के बीच की नहीं है। ये तो हमारे हक की लड़ाई है। हम जो हमारा हक बनता है, जैसा कि आपको सबको विदित है, सेना से जवान और JCO 35 और 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट होकर के घर को वापस चले जाते हैं। और उसी वक्त 35 और 45 के साल के अंदर एक ऐसे हालात पैदा होते हैं, उसके सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती हैं। बच्चे पढ़ते होते हैं, कोई घर में उसके मतलब जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और परिवार का पालन पोषण वो करने में असमर्थ हो जाता है। बच्चे जैसे खुद वो सर्विस करता है बॉर्डर पे, पोस्टों पे, उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए परिवार होते हैं, तो परिवार की देखभाल भी उसकी जिम्मेदारी में आता है। अपना सारा पैसा जो कमाता है उसको परिवारों में लगा देता है और जब वो वापस जाता है रिटायरमेंट 35 या 45 साल के बीच में, तो जाकर के एक घर रहने के लिए भी घर को मतलब जो ढूंढना पड़ता है, अपने बच्चों की ब्याह शादी के लिए तरसना पड़ता है और उसी पेंशन के सहारे से उसका आगे का भविष्य बनता है, उसके बच्चों का भविष्य बनता है। जो कि ये जो अभी विसंगतियां हुई है, इससे वो हताश हो गया है और आने वाले समय में हमें लगता है कि शायद और भी हमको नुकसान होने जा रहा है। ये तो सेकंड हमारी आरोपी थी। दूसरी, अच्छा, ये विसंगति सरकार के नेतृत्व में हो रही है या अधिकारियों के नेतृत्व? नहीं, इसमें जो हम समझते हैं, इसमें जो हमारे कमीशन ऑफिसर थे, जिनको हमने कमान सौंप रखी थी हमारे देखभाल की और हमारे जो मांगों की, सारा वो नेतृत्व हमारे जनरल साहब वगैरह कर रहे थे। उन लोगों ने हमारी बातों को ठीक से नहीं रखा। साथ में जो इस डिसीजन को करती है रक्षा मंत्रालय की जो टीम है और जो वित्त मंत्रालय की टीम है, उसमें IAS लॉबी है। वो IAS लॉबी और IC लॉबी ने मिल करके एक ऐसा षड्यंत्र करा, 97% बजट को बोले गए और 7% बजट को हमको छोड़ गए, सारे जवानों को। जैसे इतना बड़ा अंतर 97% और 7%? हाँ बिल्कुल, 97 और 93, 7% और 93%। इस तरह हेरा फेरी हुई है। और इसमें सबसे बड़ा मैं ये नहीं समझता, भारत सरकार एक तरफ तो बोलती है बहुत बड़ा, हम सारी तरफ हर पारदर्शिता का मतलब जो काम करते हैं, हर तरह से जागरूक है, हर लेवल पे हम जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन हमको समझ में ये नहीं आ रहा। एक बाबू ने बना करके एक या किसी IC अफसर ने बना करके एक OROP के नाम से एक लिस्ट बना के दे दिया या टेबल बना के दे दी। उसी टेबल के ऊपर जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, इससे संबंधित है OROP से, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया। ना कोई जांच की, ना कोई पड़ताल की, ना कोई इसके बारे में उन्होंने संज्ञान लिया, किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कौन रह गया। तो उसकी हमारी सबसे ज़्यादा शिकायत इस वर्ग से है, जो सेना से इसमें अपना रक्षा मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में अधिकारियों का काम करते हैं IAS लॉबी, और जो इससे संबंधित
अब इसमें हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे रक्षा मंत्री को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। उनको देखना चाहिए था कि उनके जवानों के साथ और जेसीयूज के साथ कितना बड़ा भेदभाव। आगे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर। आपको 66 दिन हो गए इस तलतलाती गर्मी में बैठे हुए धरने पर, लेकिन सरकार आपकी जो मांगे उनका संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? वो इसलिए नहीं ले रही कि जो उनकी मिलीजुली भगत है, अधिकारियों और सरकार ने मिलकर तो ये ORP 2 है जो जारी की गई है, इसीलिए जो है वो संज्ञान नहीं ले रही इसी, और संज्ञान लेना पड़ेगा। हम हटेंगे नहीं जब तक संज्ञान नहीं। संज्ञान कम लेंगे? 66 दिन तो हो गए ना, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। नहीं, अब हम हटेंगे नहीं ना, जब तक हमारी नहीं सुनेंगे हम हटेंगे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार कभी ये सोच रही है 150 लोग आते हैं और आगे चले जाते हैं शांति से, तो इसी वजह से एक दिन आंदोलन भी खत्म हो जाएगा? नहीं, एक दिन ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे फिर। कब बढ़ेगी वो ज्यादा संख्या, कब होगी? अब वो तो समय बताएगा ना। आपने 3 अप्रैल को भी अपनी ताकत दिखाई, हर जिला हर तहसील में ज्ञापन देकर, लेकिन उसके बाद भी कोई आपकी सुनवाई नहीं हुई। अब 30 अप्रैल की आपने एक नई कॉल कर दिया, 30 तारीख को जो आप अपने सांसद हैं उनको ज्ञापन देंगे। क्या लगता है 30 तारीख से आपका कोई मैसेज आएगा? हम ये समझते हैं कि शांतिपूर्ण हमारा काम हो जाए तो अच्छा है। हम उद्दंड नहीं मचाना चाहते, और नेता मोस्ट वीर भूमि के नुमाइंदे हैं। हम आंदोलन करना चाहते हैं और अच्छा आंदोलन करके दिखा देंगे बाद में। ठीक, क्या लगता है आपको आंदोलन शांति से निपटकर आपकी मांगे मान ली जाएंगी? मुझे नहीं लगता है, जब तक हम शक्ति नहीं बरतेंगे और जब तक हम हमारा पूर्ण बहुमत नहीं दिखाएंगे तब तक सरकार हमारी मानने वाली नहीं है। और हम जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, अभी हमारी खेतीबाड़ी का टाइम था, हमारे पूर्व सैनिक बहुत कम आ रहे हैं, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जिला वाइज रोजाना की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और हमारी ये विडम्बना है कि हमें घर पे रेस्ट करना चाहिए था। 60 से 65 साल के उम्र के लोग हैं जिनको घर पे बैठना चाहिए था, लेकिन आज हम धरने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम हमारी कुर्बानियाँ देना भी जानते हैं, तो हमारा हक भी लेना जानते हैं, और हम हक लेकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक, आपको क्या लगता है ये एक शर्मनाक बात नहीं है जो देश की मतलब धरोहर कहा जाता है पूर्व सैनिकों को, वो सड़कों पर अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहा है? अभी आप थोड़े पहले आप कह रहे हैं कि ये आपकी 50-60 की नफरी जो बता रहे हैं, ये 50-60 की जगह 50-60 हज़ार भी हो जाएगी। हमारी धैर्य की परीक्षा कर लेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी जहाँ पहुँचनी चाहिए आखिरी स्टेज तक पहुँचे, नहीं तो इसकी जो है परिणाम गंभीर होंगे आगे चल। सर क्या गंभीर होंगे? आप लगातार सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन उधर से कोई सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, हम इसका रिजल्ट अभी बता देंगे। केंद्र सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारा हम इसमें सरकार को ला सकते हैं तो हम सरकार को हटा भी सकते हैं, ये हमारी चेतावनी है। देखिए पूर्व सैनिक साफ तौर से कह रहे हैं अगर हम सरकार को ला सकते हैं तो सरकार को हटा भी सकते हैं। हमारे साथ कुछ % है पूर्व सैनिक है, बात करते हैं उनसे। देखो ऐसा है, पूर्व सैनिक हैं जो नेशनल लेवल पे ये पहला मौका है जबकि एकत्रित हुए, और राज्यवार, जिलेवार, तहसीलवार और ब्लॉक वाइज हमने अपना संगठन बना चुके हैं। डे टू डे उसमें प्रोग्रेस है। अब हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हर एक सोल्जर के पीछे कम से कम 20 आदमी तो है। और जब इंडिया लेवल पे इसका कैलकुलेशन होगा तो जिस तरह से उन्होंने माइनस कैलकुलेशन हमारे पेमेंट में किया है, उसी तरह से माइनस कैलकुलेशन वोटिंग में हम करके बता देंगे जो आज की तारीख में शासन के अंदर बैठी हुई है सरकार। ये हमारा बिल्कुल क्लियर वादा। इंडियन आर्मी है जो दुनिया की सबसे अनुशासित आर्मी है। अनुशासन के वजह से हम सब अनुशासित तौर पे ही सरकार को ये चीज़ें अपनी मांगें कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, पहली बार ऐसा हुआ है कि 7th पे कमीशन के बाद में एक नया आदमी है जिसका पेमेंट है वो तो ज़्यादा हो रहा है और जो उसका कम हो रहा है, और जो पुराना आदमी है उसका पेमेंट ज़्यादा हो रहा है। क्यों कि आज के बाद में टाइम बीइंग जाके वो नया भी है वो भी कम हो जाएगा और पुराना है वो भी कम हो जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन हमने नहीं देखी, इसलिए हम अधिकारियों को या सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी विसंगतियाँ हैं MSP में, MSCP हमारी दी जाती है जो मैक्सिमम और एश्योर्ड कैरियर पेंशन पे है, उसका मतलब हमारी लेंथ ऑफ सर्विस एक सिपाही की टोटल 15 साल है प्लस 2 साल, उसकी 17 साल हुई। 17 साल में एक जवान है जो अपने घर आ जाता है। अब उसका 8, 16 और 24 का जो MSCP दे रखा है वो बिल्कुल गलत है। उसका MSCP 15 साल में तीनों MSCP फुलफिल होनी चाहिए। क्यों कि 15 साल में एक जवान को तीनों MSCP का जो वो फ़ायदा है वो मिलना चाहिए, नहीं मिलता कोई। अब हम जो सैनिक और अधिकारियों के बीच जो खाई बनी हुई है ना 97% और 3%, क्या वो भरी जा सकती है? नहीं, देखो
कैसे भरी जाएगी? नफरी तो 97% है। अब बजट सबसे ज़्यादा 3% ने लिया है। ये हम नहीं कह रहे कि भाई अधिकारी की तनख्वाह हमारे इक्वल हो, नहीं, हमारे इक्वल नहीं चाहिए, लेकिन हमारी तनख्वाह और उनकी तनख्वाह में इतना जो भारी गैप है वो गलत है, वो न्यायिक नहीं है। तो उसका कह रहे हैं जो अंतर हो, लेकिन इतना ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो इन्होंने अब किया है तो वो अंतर है जो जस्टिफाई हो और उसकी एक कमेटी बने। कमेटी में मतलब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड, उनकी कमेटी बने, वो उनका अध्ययन करे और उसमें पूछताछ करके उसके बाद में इसका हमें बिल्कुल क्लियर फ़ायदा मिले। हमारे साथ हाँ जी 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 मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, देश की सुरक्षा के लिए सेना जरूरी है। बिल्कुल, बिना सेना के कोई भी देश सुरक्षित नहीं होता, और देश सुरक्षित है तो सरकार सुरक्षित है। जब हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक दूसरे के पूरक है, सेना सरकार की पूरक है और सरकार सेना के पूरक है। सेना के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। अभी जो इन्होंने OROP 2 दिया है उसमें 7% पैसा तो दिया है हमारे मतलब जवानों को और JCOs को, 7% पैसा दिया है जवान और JCOs को, और बाकी 93% उनको दे दिया, मतलब जो नए अधिकारी वर्ग को दे दिया। तो ये तो बहुत अन्याय वाला काम है, सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। आप एक चीज बताइए, जो अन्याय चलता आ रहा है कब से चल रहा है? ये अन्याय तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब पढ़ी लिखी फौज आ गई। पहले तो जो कुछ मिल जाता था उससे संतोष कर लेते थे, लेकिन अब जो हालत सामने आ रहा है, आप हमारे पास मीडिया लेकर के हमसे बात कर रहे हो, हम अधिकारियों के थ्रू बात करते थे, पहले हमारे अधिकारी बात करते थे, लेकिन आज हालत तो ये हो गया है, जंतर मंतर के ऊपर आज हमको बैठना पड़ रहा है। और हमारी जो सोच है, हमारा जो परेशानियां, उसके बारे में हमको आपको जवाब देना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले न्याय होता था, लेकिन अब अन्याय का रास्ता पकड़ लिया तो इनको जवानों को और JCOs को रोड पे आना पड़ा। आंदोलन के जो दिन है, ये आंदोलन के दिन चल रहे हैं आपके, किसी सरकार के पदाधिकारी से या मंत्री से, सांसद से आपकी बात हुई? हमने भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को ज्ञापन दिया 3 अप्रैल को, भारत के प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया, भारत के रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया, और देश के 750 जिलों में ये ज्ञापन दिया गया। अगर 750 जिलों के कलेक्टरों की आवाज़ भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक नहीं पहुंचती है, मैं नहीं समझता कि ये देश सुरक्षित है। ये आपको मीडिया को भी समझना चाहिए। 750 कलेक्टरों को एक ही दिन में दिया हुआ ज्ञापन अगर भारत सरकार के यहाँ दफ्तर तक नहीं पहुँच पा रहा है तो इससे बड़ी और कोई विडम्बना हो नहीं सकती। नहीं, क्या पता पहुँच गए और सरकार की मंशा हो आपकी सुनवाई नहीं करनी, तो हमको साफ मना कर देना, आकर के साफ मना कर दो कि तुमको नहीं, हम अपना और कोई रास्ता ढूंढेंगे। नहीं, वो साफ मना कर देंगे तो वो वोट बैंक खिसक जाएगा। नहीं, वोट बैंक तो ये तो इनकी सोचने वाली नीति रीति है। ये लोग सरकार को बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। आगे बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको, ये देश का दुर्भाग्य नहीं, आज पूर्व सैनिक 66 दिनों से धरने पर है? ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग बहुत ही अनुशासित फौजी हैं और देश की रक्षा में सक्षम रहते हैं और हमेशा अनुशासन से रहते हुए देश की रक्षा के लिए रात दिन, देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारी शांति सेना गई है। आज वर्ल्ड में हमारी सेना सबसे नंबर 1 पर है, बहादुरी में भी, अनुशासन में भी। और आज सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, ये बहुत गलत बात है। सरकार, आज भी तो 66 दिन हुए हैं, यदि सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम सालों तक भी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बात को हम मनवा के रहेंगे, मनवा कर रहेंगे, बिल्कुल मनवा के रहेंगे। आंदोलन कितना भी लंबा करना पड़े, चाहे कितना भी लंबा करना पड़े, सालों बैठ जाए, 2 साल बैठ जाए, लेकिन हमारी मांग न्याय बिल्कुल उचित है। हमारी मांग में कोई विसंगति हमारी तरफ से है ही नहीं। जो कमेटी हमारी बैठी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा गैप रख दिया है और बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा। हम देख रहे हैं सरकार शायद हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। हम जब तक शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग को रख रहे हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो हम और भी काम करना जानते हैं। हम पूरे देश के सैनिक एक साथ होकर के और अगली रणनीति बनाएंगे। क्या लगता है देश की जो सरकार है उसको ताकत दिखाने की जरूरत है? क्या बोले, दोबारा बोलिए। पूर्व सैनिक जो है, जो सरकार जैसे कि मंशा नहीं है आपकी बात मानने की, ना ही 66 दिन हो गए आपको, नहीं माने, क्या लगता है? हाँ, देखिए, सरकार हमारी है, हमने वोट दे के उसको बनाया, देश की जनता ने बनाया है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबकी मांग को सरकार को सुनने का हक है और उनको सुनना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग पूर्व सैनिक है जो रिटायर काफ़ी लंबे समय पहले हो गए थे। मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? शिवचरण। शिवचरण नाम है इनका। कितनी उम्र है आपकी?
75 साल। 75 साल की उम्र में आज इनको घर पर आराम करना चाहिए, परिवार के बीच रहना चाहिए, लेकिन ये आज अपने हक और अधिकारों के लिए दिल्ली की सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं सीधा सरकार से। लेकिन सरकार की पता नहीं क्या मंशा है, मानने के नहीं मानने के बात करते हैं। क्या लगता है सरकार आपकी मानने की मंशा है सरकार की? हमें सरकार को चेताने के लिए आए हैं आज, और हमारे सैनिकों का संगठन आज 66वें दिन चल रहा है। अफसोस की बात है गृह मंत्री और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर अब तक आवाज़ नहीं पहुंची। इतनी लापरवाही, और सेनापति है उसको सोचना चाहिए था कि एक OR से लेकर के GCO तक 5,000 से 25,000 तक का डिफरेंस डाल दिया है। हम उसको इतने फर्क को सहन नहीं कर पाएंगे। अभी हम जो है सभी 544 संसद हैं उनको ज्ञापन देंगे 29 तारीख को। उनके जरिए हम प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहेंगे। अगर उनने फिर भी नहीं सुना तो पूरे भारत का 20 लाख सैनिक आंदोलन के लिए तैयार हो जाएगा। कितना समय लगेगा उस आंदोलन को करने में? ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये ज्ञापन के बाद में 10-15 दिन का टाइम दे देंगे। इतने दिन में अगर हमारी नहीं सुनी डिफेंस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, तो हम आंदोलन के लिए उतारू होना पड़ेगा। चलिए लास्ट पर्सन आपसे लेते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो 2024 के चुनाव आगामी हैं, उसमें आप सरकार को वोट की चोट करेंगे? सर देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को या मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाए और सरकार की आवाज़ को हमारे तक पहुँचाए। आपने सवाल पूछा है कि 2024 में क्या असर डलने वाला है। देखिए, हम सीधे सीधे गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आप उस मोदी लहर के चक्कर में मत रहो, छोड़ दो उस चक्कर को। 29 लाख फौज है, रिटायर्ड फौजी 29 लाख है साहब, और एक एक फौजी के साथ 10 वोट जुड़ा हुआ है। हम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। यही हमारा आक्रोश रहेगा और यही हमारा सरकार के लिए संदेश रहेगा कि आने वाले समय में, अभी जल्दी चुनाव आने वाले हैं, 29 लाख फौज बड़ा असर दिखाने वाले हैं। साहब बता देना मोदी साहब की सरकार को। ये आंदोलन आप कितना समय लेकर आए, कितना लंबा आंदोलन चलाएंगे? नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम फौजी हैं, ज़्यादा राजनीति तो करते नहीं है कि 2 चुनाव 3 चुनाव तक इंतजार करेंगे। हमारा करो मरो वाली बात है। हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, भाई हमारे ये इशू हैं, इनको आप सॉर्ट आउट करें। अगर सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो विद इन 2-3 मंथ्स में वी हैव टू प्रोसीड। 30 अप्रैल के बाद बड़ा आंदोलन कर सकते हैं आप? 30 अप्रैल के बाद और 30 मई के बाद मे भी एक आध महीना समय देना पड़ेगा किसी को भी काम करने के लिए। वो हम दे रहे हैं सरकार को। अगर सरकार नहीं करेगी तो निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। आंदोलन होगा तो निश्चित रूप से सरकार को क्षति होगी। सरकार को क्षति होगी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक। इन्होंने साफ कहा है कि हम सरकार को जितना समय मांगते हैं हम दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करे। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करते तो इसको बहुत ही जल्दी ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।